नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और कल हमने बात की थी व्यक्तित्व के पार्ट फर्स्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का पार्ट 2। चलिए प्रारंभ करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का अर्थ हुआ इदम, इदम से तात्पर्य अबोधात्मा। ईगो का अर्थ हुआ अहम, अहम से तात्पर्य हुआ बोधात्मा। सुपर ईगो का अर्थ होता है परम अहम, इसका अर्थ है आदर्श बोधात्मा। चलिए हम एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं होती है, गुण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इदम के बारे में। इदम की विशेषताएं, तो इसका संबंध सुखवादी सिद्धांत से होता है। इदम का संबंध है जो सुखवादी सिद्धांत से होता है। यह अचेतन मन की बात है, अचेतन मन की बात है। यह इच्छाओं व कामनाओं को जन्म देता है। इदम इच्छाओं व कामनाओं को जन्म देता है। यह उचित व अनुचित का ज्ञान नहीं देता है, उचित व अनुचित का ज्ञान नहीं देता है। इसमें नैतिकता अनुपस्थित होती है, इदम में नैतिकता अनुपस्थित होती है। यह इच्छा की पूर्ति के लिए छीन लो प्रवृत्ति पर आधारित है। व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए छीन लो की प्रवृत्ति पर आधारित है इदम। यह पशुता पर आधारित है। ये थी इदम की विशेषताएं। अब बात करते हैं ईगो, अहम के बारे में। अहम की क्या विशेषताएं होती है? अहम का संबंध वर्तमान काल से होता है। अहम का संबंध वर्तमान काल से होता है और इसका संबंध चेतन मन से होता है। अहम का संबंध चेतन मन से होता है, इदम का संबंध अचेतन मन से होता है, अहम का संबंध चेतन मन से होता है। यह मन का मुख्य शासक है। अहम है जो मन का मुख्य शासक होता है। यह इड व सुपर ईगो के बीच का स्तर है। इसके अनुसार व्यक्ति न तो इड की ओर जाए और न ही सुपर ईगो की ओर जाए, अर्थात अहम में ही रहे। आगे बात करते हैं सुपर ईगो, परम अहम के बारे में। यह व्यक्तित्व का पूर्णतया नैतिक पक्ष है। परम अहम है जो व्यक्तित्व का पूर्णतया नैतिक पक्ष है। इसमें नैतिक गुणों व आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। नैतिक गुणों व आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। यह व्यक्तित्व का सबसे अंत का अनुभव होता है। यह था परम अहम। अब हम बात करते हैं आगे मूल प्रवृत्तियों के बारे में। मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्रॉयड ने बताई थी। मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड। और फ्रॉयड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है: जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो संवेग बताए और उन संवेगों के लिए जो मूल प्रवृत्तियां बताई वो इस प्रकार है। सबसे पहला क्रोध। क्रोध संवेग का मूल प्रवृत्ति है आक्रमण, अर्थात क्रोध आने पर व्यक्ति आक्रमण करता है। दूसरा है प्रेम। प्रेम की मूल प्रवृत्ति है प्रकट करना। भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगने पर पानी पीना, डर लगने पर पलायन करना। काम संवेग की मूल प्रवृत्ति है यौन संबंध, घृणा की निवृत्ति, दुख की शरणागत, वात्सल्य का संतान प्राप्ति, आश्चर्य का जिज्ञासा, स्वामित्व का संग्रह, मनोरंजन का हास, सृजनशीलता का सृजनात्मकता और एकांकीपन का सामूहिकता। ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 की 14 आपको याद होनी अति आवश्यक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिबिडो। लिबिडो से तात्पर्य हुआ काम प्रवृत्ति। लिबिडो से तात्पर्य हुआ काम प्रवृत्ति, अर्थात यौन संबंध बनाने की इच्छा। लिबिडो का अर्थ होता है यौन संबंध बनाने की इच्छा। अब व्यक्तियों में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है
ऑडिपस ग्रंथि व इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि है जो पुरुषों में होती है अर्थात बेटों में होती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि है जो बेटियों में होती है। तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण ही बेटा अपनी माँ की ओर अधिक स्नेह करता है, अधिक आकर्षित होता है। वास्तविक जीवन में ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक बेटा होता है वो अपनी माँ से अधिक स्नेह करता है, तो उसका कारण होता है ऑडिपस ग्रंथि। और बेटियां हैं जो अपने पिता की ओर ज़्यादा स्नेह रखती है, उसका कारण है इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। बेटों में होती है ऑडिपस ग्रंथि, इसके कारण वो माँ की ओर अधिक स्नेह करते हैं, और बेटियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसके कारण वह पिता से अधिक स्नेह करती है। अब आगे बात करते हैं शील गुण के सिद्धांत के बारे में। शील गुण का सिद्धांत, इसे विशिष्टता का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के जन्मदाता है आलपोर्ट। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक का नाम तो आपको याद होना अति आवश्यक है। शील गुण का सिद्धांत दिया था आलपोर्ट ने, और इसका अन्य नाम है विशिष्टता का सिद्धांत। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम शुरुआत फ्रेंच जोसेफ गोल, ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत की सर्वप्रथम शब्द आए यहाँ पे, सर्वप्रथम शुरुआत की थी फ्रेंच जोसेफ गोल ने। गोल एक कपाल वैज्ञानिक थी। इन्होंने खोपड़ी प्रस्थित उभारों के आकार पर बताया कि व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आलपोर्ट ने किया था, हम बात कर चुके हैं। आलपोर्ट ने 18,000 शील गुण बताए हैं। आलपोर्ट ने 18,000 शील गुण बताए हैं। अब शील गुण क्या होता है ये जान लेते हैं। शील गुण की परिभाषा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान एक ऐसा स्थायी गुण जो अन्य सभी गुणों के साथ संगतता दर्शाता है और प्रभावी रहता है, वही शील गुण है। शील गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत शील गुणों को फिर 3 भागों में बांटा गया है, कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण। अब हम इन शील गुणों के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य शील गुण के बारे में। सामान्य शील गुण क्या होता है? यह शील गुण एक समाज या जाति के लोगों में समान होता है। अर्थात सामान्य शील गुण होता है वो एक समाज के लोग हो या एक जाति के लोग हो, उनमें समान होता है। जैसे कंजरों में चोरी करना, कंजरों में चोरी करना, तो ये उनका सामान्य शील गुण हो गया। अब बात करते हैं व्यक्तिगत शील गुणों के बारे में। व्यक्तिगत शील गुणों के 3 भाग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत शील गुण महत्वपूर्ण होता है। उसमें सबसे पहला था कोर्डिनल। कोर्डिनल क्या होता है? कोर्डिनल का अर्थ होता है दिल से। कोर्डिनल का अर्थ होता है दिल से, अर्थात यह गुण लाखों लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। लाखों लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी में अहिंसा का गुण था, हिटलर में तानाशाही का गुण था। तो ये एग्जाम्पल है कोर्डिनल शील गुण के। उसके बाद दूसरा केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण है ये प्रत्येक व्यक्ति में 5-7 ऐसे गुण होते हैं जो सभी में समान होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व को सक्रिय बनाते हैं। तो वे होते हैं केंद्रीय शील गुण। तीसरा है गौण शील गुण। प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसा विशिष्ट गुण होता है जो उसको अन्य व्यक्तित्व से अलग बनाता है। जैसे हेयर स्टाइल, केश विन्यास से, वस्त्र विन्यास से, भाषा, खाना पीने का तरीका, ये प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो ये हो गया गौणशील गुण। और गौणशील गुण है इसका सामंजस्य संस्कृति के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? संस्कृति के अनुसार। अब बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां 2 प्रकार की बताई गई है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी क्या होता है?
जिस विधि में व्यक्तित्व मापन किसी पदार्थ व घटक के माध्यम से किया जाए, व्यक्तित्व का मापन किसी पदार्थ या घटक के माध्यम से किया जाए उसे प्रक्षेपी विधि कहते हैं। जैसे चित्र, कार्ड, स्याही धब्बा परीक्षण इत्यादि प्रक्षेपी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी मापन के बारे में। इस विधि में व्यक्तित्व मापन के आंकड़े, व्यक्तित्व मापन करने वाला और जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है, दोनों मिलकर ही बना रहे हैं, उसे अप्रक्षेपी विधि कहते हैं। अप्रक्षेपी विधि दो प्रकार की होती है, व्यक्तिनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। अब व्यक्तिनिष्ठ विधि वो जिस विधि में वो व्यक्ति खुद आंकड़े उपलब्ध करवाए जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है, अर्थात एक साक्षात्कार की तरह फेस टू फेस बैठकर, उसे व्यक्तित्व विधि कहेंगे। दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि, जिस विधि में व्यक्तित्व मापन करने वाला अपने स्तर पर ही आंकड़े एकत्रित करेगा, अर्थात जिसके बारे में वो आंकड़े एकत्रित कर रहा है उसको वो पता भी नहीं चलने देगा, और जो आंकड़े एकत्रित कर रहा है वो स्वयं ही आंकड़े एकत्रित करेगा अपने स्तर पे, उसे वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। अप्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती है, जो हमने बात की थी, व्यक्तिगत विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। व्यक्तिगत विधियों में कौन कौन सी होती है, उनको एक एक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली है व्यक्तिगत विधियां। व्यक्तिगत विधियों में पहली प्रश्नावली, कौन सी है, प्रश्नावली विधि। पहली प्रश्नावली वुडवर्थ ने तैयार की थी, ध्यान रखिएगा, पहली प्रश्नावली मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने तैयार की थी। इस विधि में व्यक्तित्व मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। व्यक्तित्व मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नावली चार प्रकार की होती है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली वह जिसमें उत्तर विस्तार पूर्वक होते हैं। खुली प्रश्नावली में जो उत्तर दिए जाते हैं वह विस्तार पूर्वक दिए जाते हैं। बंद प्रश्नावली में उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिए जाते हैं। चित्र प्रश्नावली में उत्तर चित्रों के माध्यम से दिए जाते हैं, और मिश्रित प्रश्नावली में उत्तर विस्तार पूर्वक भी दिए जा सकते हैं, हाँ या ना में भी दिए जा सकते हैं, या चित्रों के माध्यम से दिए जाते हैं, अर्थात इन तीनों का जो मिश्रण होता है वह मिश्रित प्रश्नावली है। आगे बात करते हैं दूसरी अप्रक्षेपी विधि में। दूसरा उदाहरण हुआ, पहली पढ़ी अपने प्रश्नावली, दूसरी बात करते हैं साक्षात्कार विधि के बारे में। साक्षात्कार विधि क्या है, ये तो आप सबको पता ही है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। व्यक्तिनिष्ठ विधियों में व्यक्तित्व मापने की सर्वोत्तम विधि है। ये व्यक्तिनिष्ठ विधियों में व्यक्तित्व मापने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में व्यक्तित्व मापन करने वाला और जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है, दोनों आमने सामने बैठते हैं और प्रश्न पूछते हैं और जवाब देते हैं। इन विधि में प्रश्नों व समय का कोई बंधन नहीं होता है। ये थी अपनी साक्षात्कार विधि। अब बात करते हैं आत्मकथा विधि के बारे में। आत्मकथा विधि, यह विधि प्राचीनतम विधि है। व्यक्तित्व मापन की प्राचीनतम विधि आत्मकथा विधि। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को एक कथा में पिरो देता है, और यह विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जीवनी विधि के बारे में। इस विधि में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को एक लेख में लिख देता है, और इस विधि को आत्मकथा विधि भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। अब तक हमने पढ़ी है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, अब बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। इसमें व्यक्तित्व मापन करने वाला आंकड़े स्वयं एकत्रित करता है। जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है वो आंकड़े स्वयं एकत्रित करता है। सबसे पहली विधि है इसमें व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी। व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी, और इसके जनक है टाइडमैन। केस स्टडी के जनक टाइडमैन। इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित केस स्टडी कर उसके आधार पर वर्तमान में व्यक्तित्व मापन किया जाता है। समस्यात्मक बालकों का पता लगाने में
ये सबसे बेस्ट विधि है। समस्यात्मक बालकों का पता लगाने के लिए ये सबसे अच्छी विधि है, केस स्टडी। अब बात करते हैं निरीक्षण विधि के बारे में। निरीक्षण विधि, इस विधि में व्यक्तित्व मापन करने वाला व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का गहनता से निरीक्षण कर व्यक्तित्व का मापन करता है। यह है निरीक्षण विधि। अब बात करते हैं समाजमिति विधि के बारे में। समाजमिति विधि के जनक है जेकब एल मेरेनो। जेकब एल मेरेनो। इस विधि में व्यक्ति का समूह में अध्ययन कर व्यक्तित्व मापन किया जाता है। समाजमिति विधि से तात्पर्य हुआ समूह में अध्ययन कर व्यक्तित्व मापन किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण मापनी विधि, इसके जनक थे ग्लाउकन। इसके जनक कौन थे? ग्लाउकन। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण कर एक स्केल पर दर्शाया जाता है। इसे रेटिंग स्केल विधि कहते हैं। अगली विधि है क्रिया परीक्षण विधि। क्रिया परीक्षण विधि के जनक थे मे व हॉटसन। मे व हॉटसन। क्रिया परीक्षण विधि में शिक्षक एक पैराग्राफ बोलता है और बच्चों की गलतियां नोट की जाती है और अंत में कहा जाता है कि आप स्वयं गलतियां ढूंढिए और इस आधार पर उनका मापन किया जाता है। ये हुई क्रिया परीक्षण विधि, अर्थात बच्चों से क्रिया करवाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण विधि, इसके जनक भी मे व हॉटसन ही है। यह परिस्थिति हॉटसन की पुस्तक स्टडी इन डिसाइड से ली गई है। इसमें एक निश्चित स्थान पर रखे बर्तन में सिक्के को डालना होता है। एक निश्चित स्थान पर रखे बर्तन में सिक्के को डालना होता है। ये थी परिस्थिति परीक्षण विधि। उसके बाद क्रॉस आउट परीक्षण। क्रॉस आउट परीक्षण के लेखक इसके मनोवैज्ञानिक है प्रेशे। क्रॉस आउट परीक्षण विधि के मनोवैज्ञानिक थे प्रेशे। यह सांवेगिक जांच की विधि है। यह सांवेगिक जांच की विधि है, महत्वपूर्ण है। सांवेगिक जांच की विधि कौन सी है? तो क्रॉस आउट परीक्षण विधि। इसमें संवेगों की एक सूची दी जाती है और उस सूची में अच्छे न लगने वाले संवेगों को क्रॉस आउट करना होता है। उसके बाद मानदंड मूल्यांकन विधि। मानदंड मूल्यांकन विधि, यह एक प्रकार की रेटिंग स्केल है। यह एक प्रकार की रेटिंग स्केल है, मानदंड मूल्यांकन विधि। उसके बाद बात करते हैं वेले की अनुकूलन विधि। वेले की अनुकूलन विधि, यह 1934 में किया गया था। इसमें 5000 कथनों में से उपयुक्त कथनों पर निशान लगाना होता है। उसके आगे बात करते हैं मिनेसोटा बहुक्षेपीय परीक्षण। मिनेसोटा बहुक्षेपीय परीक्षण, और ये किया था हैथवे मैकवेल ने। हैथवे मैकवेल ने 1943 में। यह विधि 16 वर्ष से अधिक आयु के लिए है और इस विधि में 500 मुद्दे हैं। उसके बाद में बात करते हैं हस्तलेख विधि, और हस्तलेख विधि को दिया था एच जेंटमापी ने। एच जेंटमापी ने। ये थी वस्तुनिष्ठ विधियां। अप्रक्षेपी विधियों के व्यक्तिगत विधियां पढ़ ली है और वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ ली है। अब बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रॉयड ने किया था। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिगमंड फ्रॉयड ने। प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के विचार, बातें, तथ्य, अनुभव को खुद न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से बाहर निकालना प्रक्षेपण कहलाता है। रिपीट कर रहा हूँ, व्यक्ति के विचार, बातें, तथ्य, अनुभव को खुद न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से बाहर निकालना प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग अचेतन मन के अध्ययन हेतु किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग है जो अचेतन मन के अध्ययन हेतु किया जाता है।
अब प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन से परीक्षण किए गए थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे TAT अर्थात प्रसंग बोध परीक्षण। प्रसंग बोध परीक्षण और इसके प्रवर्तक थे मॉर्गन व मूरे। TAT प्रसंग बोध परीक्षण के प्रवर्तक थे मॉर्गन व मूरे। इसमें कार्डों की संख्या थी 30 या 30+1, जिसमें महिलाओं के 10 कार्ड थे, पुरुषों के 10 कार्ड थे और 10 कार्ड कॉमन थे। इस प्रयोग में 20 कार्ड ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यह प्रयोग 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए उपयोगी है। इस प्रयोग में कार्डों पर जीवन से संबंधित चित्र बने होते हैं और उन चित्रों को देखकर कहानी लिखनी होती है। उसके आधार पर ही परीक्षण किया जाता है। ये था प्रसंग बोध परीक्षण जो मॉर्गन व मूरे ने दिया था। अब बात करते हैं CAT बाल बोध परीक्षण। बाल बोध परीक्षण के प्रवर्तक थे लियोपेड बेलक। कौन थे? लियोपेड बेलक। और यह परीक्षण 1948 में किया गया था। इस परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किया था अर्नेस्ट क्रिप्स ने। ध्यान रखिएगा, CAT बाल बोध परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किया था अर्नेस्ट क्रिप्स ने। इस परीक्षण का भारतीयकरण किया था उमा चौधरी ने। यह भी महत्वपूर्ण बात है। बाल बोध परीक्षण का भारतीयकरण किया था उमा चौधरी ने। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उपयोगी होता है। 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उपयोगी होता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। बाल बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10, जिस पर जानवरों के चित्र होते हैं और जानवरों के चित्र देखकर बालक जो प्रतिक्रिया देता है उसे नोट की जाती है और उसी के आधार पर परीक्षण किया जाता है। यह बाल बोध परीक्षण कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे IBT स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण और इसके प्रवर्तक थे हरमन रोरसा। हरमन रोरसा। यह परीक्षण 1921 में किया गया था। रोरसा एक मानसिक रोगी चिकित्सक थे। उन्होंने मानसिक रोगियों की जांच के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया था। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों की संख्या 10 होती है। 5 काले व सफ़ेद धब्बे, 2 लाल व काले धब्बे और 3 विभिन्न कलर के धब्बे होते हैं। इस परीक्षण में संभवतः सभी परिस्थितियों में व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है और इस परीक्षण को बुद्धि परीक्षण के पूरक माना जाता है। यह था हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसमें 10 धब्बे होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था पाइन एंड टंडलर। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया था? इसके प्रवर्तक थे पाइन एंड टंडलर और ये 1930 में किया गया था। इस विधि में अधूरे वाक्यों को पूरा करवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण ये 1879 में दिया गया था और ये झूठ पकड़ने की विधि है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण ये झूठ पकड़ने की विधि है और इसी विधि द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। धन्यवाद मित्रों, ये थे व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। धन्यवाद।